Hello everyone, welcome back to Cavalier PCS. Today we will cover medieval history and already इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री वन शॉट वीडियो एंड एंसेंट हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर कंप्लीट करें एंड देन मिडिवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे तो मिडिवल हिस्ट्री एज यू नो कि मुस्लिम इन्वेजन से स्टार्ट होता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, देन खिलजी तुगलक लोदी, फिर विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में देखेंगे, आर्किटेक्चर वगैरह जो उन्होंने अपने टाइम में बनवाया था वो देखेंगे। लिटरेचर बुक्स एंड ऑथर से बहुत सारा सवाल आता है तो ये कंप्लीट करेंगे। एंड देन भक्ति सूफी मूवमेंट वगैरह देखेंगे। कुछ डायनेस्टी जो थी छोटे छोटे पार्ट में नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वो देखेंगे। देन मुग़ल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूज़िक, पेंटिंग, मुग़ल का लिटरेचर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम के, वो वगैरह देखेंगे। मिसलेनियस देखेंगे मुग़ल से जो भी एक्स्ट्रा होता है। एंड देन गुरु नानक, सिख से थोड़ा देखेंगे। मराठा कंप्लीट करेंगे एंड पोस्ट मुग़ल रूलर जो थे वो कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया कैसे होता है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि हजरत मोहम्मद का जन्म जो है वो 570 एडी में माना जाता है, मक्का में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 732 एडी में हुई थी। और इंडिया को हिंदुस्तान नाम से सबसे पहले ईरानियंस ने बुलाया था, और ग्रीक्स लोग इंडिया को बोलते थे इंडिया। एंड फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड हिंदू वो अरब्स के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? अरब्स के द्वारा। आपको पता है कि 712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये जो एरिया था सिंध वाले एरिया में, जहाँ पे राजा दाहिर रूल कर रहे थे, उनको उनके एरिया में वो इन्वेजन करते हैं और दाहिर को डिफीट भी कर देते हैं। तो उस टाइम पे अगर पूछे कि सिंध वाले एरिया में कौन रूल कर रहा था तो दाहिर रूल कर रहा था, और मोहम्मद बिन कासिम का ये सक्सेसफुल इन्वेजन रहता है। उसके बाद वो रूल करने के पर्पज़ से नहीं आया होता है, वो बस आता है वहाँ सिंध वाले एरिया में दाहिर को डिफीट करता है, जो थोड़ा बहुत वेल्थ होता है वो लूटता है एंड वापस चला जाता है। वो रूल करने के पर्पज़ से या फिर यहाँ पे रह करके, जैसे मुगल्स आते हैं तो उनका क्या पर्पज़ था, वो यहीं रहते हैं और यहीं पर रूल भी करते हैं। बट ऐसा मोहम्मद बिन कासिम का नहीं था। अगर उनके बाद देखा जाए 712 के बाद, तो सीधा मोहम्मद गजनवी पे आते हैं। इन्होंने 1000 से लेकर के 1030 तक का माना जाता है कि इस टाइम पे मोहम्मद गजनवी जो थे वो इंडिया में अटैक किया था। टोटल 17 बार उन्होंने अटैक किया था, इंडिया पे इन्वेजन किया था। और इसमें दिया हुआ है कि 999 से लेकर 1027 एडी तक, और उनकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। इनका भी पर्पस वही था कि यहाँ पे उनको रूल नहीं करना था। वो आते थे, वेल्थ अपना जो भी उनको चाहिए होता था, क्योंकि बहुत वेल्दी नेशन था अपना, तो आते थे, लूटते थे और चले जाते थे। तो इन्वेड करने का पर्पस ही वही था। तो गजनवी के साथ जो था इनके साथ एक वो भी आते हैं, क्या कहते हैं, कोर्ट हिस्टोरियन, जिनका नाम है उत्बी। तो उत्बी ने 2 बुक लिखा है, एक तारीख़ यामिनी और एक लिखा है किताबुल यामिनी। तो ये याद रखना चाहिए कि उत्बी ने 2 किताब लिखी है, एक तारीख़ यामिनी और एक किताबुल यामिनी। कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गजनवी का। तो बिकेम द रूलर ऑफ गजनी इन 1998, वो गजनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं, उसके रूलर बनते हैं। अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के बाद गजनवी बनता है, और उसके बाद 1998 एडी में बनता है। एजुकेटेड था, काफ़ी पोलाइट था, स्कॉलर्स वगैरह की बहुत इज्जत करते थे ये, एंड आर्टिस्ट वगैरह की। सिल्वर कॉइन इन्होंने संस्कृत इंस्क्रिप्शन करवा के इंट्रोड्यूस किया था। सिल्वर कॉइन्स पे संस्कृत इंस्क्रिप्शन करवाया था मोहम्मद गजनवी ने एक साइड। एंड देन कुछ और कोर्ट स्कॉलर थे इनके टाइम पे। अलबिरूनी था, ठीक है, जिसने क्या लिखा है अलबिरूनी ने, तो इसके लिए हम ऊपर यहाँ देख लेते हैं अलबिरूनी के बारे में। इनका बर्थ 973 में हुआ था। ये जब ये आए थे गजनवी के साथ तो इन्हें संस्कृत का नॉलेज हुआ। ये फर्स्ट ऐसे मुस्लिम बने जिन्होंने पुराण की स्टडी करी, ठीक है। और हालांकि ये इनका जन्म जो है वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, और ये फिर गजनवी के साथ इंडिया में आते हैं। 11वीं सेंचुरी में वो गजनवी के साथ इंडिया आते हैं। फिर इनकी एक बुक का नाम आपको याद रखना है, तहकीके हिंद। तहकीके हिंद किसने लिखा है? अलबुरीनी ने लिखा है, अलबिरूनी ने। और इनको अच्छी खासी नॉलेज थी किसकी? एस्ट्रोनॉमी की, ज्योग्राफी, लॉजिक, फार्माकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड थियोलॉजी का। क्लियर?
1026 में ये सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करते हैं और फर्स्ट अटैक ऑन चांदेलास ये था। एंड देन द रूलर विद्याधर से लड़ाई होती है इनकी। मोस्ट पावरफुल रूलर थे ये इस डायनेस्टी के। तो विद्याधर जो है इनसे इनका सामना होता है। विद्याधर से इनका सामना होता है तो इससे पहले एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि 1018 में कन्नौज पे महमूद गजनी जो है वो अटैक करता है, इन्वेड करता है। तो कन्नौज में उस टाइम पे राज्यपाल रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहा था? राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है वो सरेंडर कर देता है फाइट करने की जगह। इतनी कोवार्ड एक्टिविटी को देख करके जो चांदेला किंग थे विद्याधर, वो अपने अलाइज के साथ आते हैं और राज्यपाल को मार देते हैं। और राज्यपाल को जब वो किल कर देते तो फिर उसके बाद उनका सामना होता है गजनवी से। फिर जब गजनवी से सामना होता है तो वो 1019 में तो फिर वो उसको अच्छे से भगाते हैं उसको, कि फ़ाइट होती है। फिर उसमें गजनवी को वो सक्सेसफुली वहाँ से रिपेल कर देते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे कि नेक्स्ट उनके बाद सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बाद आए आपके गजनवी, और गजनवी के बाद अब आपके आएंगे मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी का पहला इन्वेजन जो है वो 1175 में मुल्तान को कैप्चर करते हैं 1175 में, ठीक है। फिर 1178 में वो गुजरात पे इन्वेड करते हैं और उस टाइम पे गुजरात के रूलर थे भीमा टू या मूल राज टू भी कहा जाता है। और बैटल होता है इन लोगों के बीच में माउंट आबू पे, और इसमें घोरी हार जाता है। भीमा टू जो है वो घोरी को डिफीट कर देता है। फिर घोरी अटैक करता है, क्योंकि उनका आदत था कि एक बार हार के जाते फिर वापस अटैक करते थे। तो 1191 में आप लोग को पता ही है सबसे फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, आप सबको पता है कि कितना फेमस बैटल है ये। 1191 ईयर इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें घोरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना होता है, जिसमें घोरी की बहुत गंदी वाली हार होती है। फिर घोरी हार जाता है इसमें। फिर अगले साल वो प्रिपेयर करता है पूरे 1 साल कि वापस से अटैक करता है 1192 में। इस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान वो तो काफ़ी मतलब जो जीत ही गए थे तो वो काफ़ी चिल रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होता है और जिसमें घोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देता है, और इससे हमें मुस्लिम पावर इंडिया में इस्टेब्लिश होता हुआ दिखता है। क्योंकि ये बहुत पावरफुल रूलर थे ना पृथ्वीराज चौहान, जब उनको डिफीट कर देता है तो वो सक्सेसफुली मुस्लिम पावर इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर आता है आपका 1194 में, और इस टाइम पे वॉर में चंदावर को हराते हैं। वॉर ऑफ चंदावर होता है और इसमें घोरी जो है वो जयचंद को हराते हैं। चंदावर के रूलर जयचंद को डिफीट कर देते हैं ये। ऐसा माना जाता है कि जयचंद की बेटी से शादी हुआ था ना पृथ्वीराज चौहान का, जो भगा के वो शादी कर लेते हैं। फिर ये चीज़ जयचंद को पसंद नहीं था, तो वो इस बैटल में 1192 के बैटल में उसने हेल्प करी थी घोरी का। फिर कुछ साल बाद 1194 में जयचंद को ही हरा देता है वॉर ऑफ चंदावर में। तो यहाँ से भी घोरी का जीत हो जाता है। फिर उसके बाद महमूद घोरी अपने कुछ स्लेव्स के साथ वो खुद रूल नहीं करता, अपने कुछ स्लेव को छोड़ के जाता है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। बट उसके टाइम का कुछ देख लेते हैं कि मोहम्मद घोरी ने कॉइन्स इशू करवाए थे। उस कॉइन्स पे गॉडेस लक्ष्मी का रिप्रेजेंट किया था एक तरफ, और एक तरफ कलमा लिखवाया था अरेबिक में। तो अगर आएगा क्वेश्चन कि कॉइन पे किसने माता लक्ष्मी का वो रिप्रेजेंट करवाया था और एक तरफ कलमा किसने लिखा था, तो आपका आंसर होगा घोरी। ओके, आई विल रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो एट 1.5x, क्योंकि रिवीजन का टाइम है एंड 1.5x पे देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रिवीजन हो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस टाइम पे। तो फिरदौसी ने क्या लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा। और अलप्तगीन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये फाउंडर था गजनवी डायनेस्टी का। एंड इसके बाद सुबुक्तगीन होता है, और सुबुक्तगीन के बाद आपका गजनवी आता है। एंड ये यामिनी डायनेस्टी भी इसको बोलते थे। फ़रिश्ता जो है वो लिखता है तारीख़ फ़रिश्ता। आपको ये याद रखना है कि फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा। आपको पता है कि जब सोमनाथ टेम्पल का जब वो हुआ था, उसने लूटा था, प्लंडर किया था, डिस्ट्रॉय किया था गजनवी ने, तो उस टाइम पे भीमदेव वन जो थे उन्होंने वो रिकन्स्ट्रक्शन करवाया था सोमनाथ टेम्पल का। एंड मोहम्मद घोरी गेव फर्स्ट एक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसके 4 स्लेव थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को वो बोलता है कि वो इस दिल्ली में रहे और यहाँ पे रूल करे।
तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और इनको कुछ कुछ टाइटल भी दिया गया है, जैसे लाख बख्श का टाइटल दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका स्लेव है? वो घोरी का स्लेव होता है, ठीक है। एंड 1206 से लेके 1290 तक यहाँ पे आपको स्लेव डायनेस्टी दिखेगा। कौन सी डायनेस्टी दिखेगी? स्लेव डायनेस्टी का रोल दिखेगा। एंड इस टाइम पे जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फाउंडर माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के, उसी तरीके से इनके भी एक स्लेव थे इल्तुतमिश। तो स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है इल्तुतमिश को, जो इनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रूल करेंगे। पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने सिर्फ 1206 से लेकर 1210 तक रूल किया और इनको एक टाइटल दिया गया था कुरान खां का, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेलोडियस वॉइस में कुरान का रिसाइटेशन किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कुरान खां का टाइटल दिया जाता है। और एक लाख बख्श का मैंने बताया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे और जवाहरात वगैरह जो थे वो डोनेट करते थे, तो इन्हें लाख बख्श का भी कहा जाता है और कुरान खां भी कहा जाता है। ये दोनों टाइटल आपको याद होना चाहिए। और इनके बारे में बता दो कि ये स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, ठीक है। एंड अफिलिएटेड टू द टर्किश ट्राइब अवॉइडेड द टाइटल ऑफ सुल्तान फॉर लाइफ। इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, लेकिन आप देखोगे इनके बाद जब इल्तुतमिश आते हैं तो उन्हें इल्तुतमिश से सबसे पहले सुल्तान का टाइटल लेने वाले रूलर बनते हैं वो। एंड इनका डेथ हो जाता है 1210 में पोलो खेलते हुए, पोलो या छौगन भी इसको बोलते हैं, ये खेलते हुए इनकी डेथ हो जाती है 1210 में, ओके। और उसमें हॉर्स से वो गिर जाते हैं ये खेलते हुए, तो इनकी डेथ हो जाती है। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में है कि इनको ना, जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो एक स्लेव थे जिनको सबसे पहले काजी अजीज कुफ़ी ने ख़रीदा था और फिर उनसे घोरी ने ख़रीदा था इनको गजनी में। फिर इसको ये इतने मतलब काफ़ी टैलेंटेड थे, इनमें बहुत अच्छा स्किल था और ये बहुत अच्छे स्लेव थे, तो इनमें बहुत सारा ऐसा क्वालिटी था जिसकी वजह से ये आमिर आखूर के पोस्ट तक गए थे प्रमोट होते हुए। आमिर आखूर मतलब जो अस्तबल यानी घोड़ा जो होता है ना आर्मी में लड़ाई करने के लिए, उसका देखना और सब कुछ संभालना वो आमिर आखूर का काम होता था। तो यहाँ के पोस्ट तक घोरी ने किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, और फिर बाद में वो दिल्ली में रूल करने के लिए भी देते हैं। अगर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो कोरोनेशन उनका 1206 में होता है और मृत्यु इनकी 1210 में, ये हमने देख लिया। और ये अपना कैपिटल कहाँ रखते हैं? लाहौर में। कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब इनका कैपिटल कहाँ होता है? लाहौर में। उसके बाद आप देखोगे कि इल्तुतमिश के टाइम में यही कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला कैपिटल लाहौर ही बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। एंड 1208 में फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाय गियासुद्दीन महमूद और सक्सेसर ऑफ घोरी। तो जो घोरी को वहाँ पे गजनवी में जो सक्सीड करता है वो इनको फ्री कर देता है स्लेवरी से 1208 में। इनके टाइम में कुछ इन्होंने जो काम किए थे, जैसे कि कुवातुल इस्लाम इन्होंने एक मॉस्क बनवाया था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट करवाया था बख्तियार काकी के ऑनर में, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एक मॉस्क इन्होंने बनवाया था। तो ये तीनों पूछा जाता है। कुवातुल इस्लाम क्या था? एक मॉस्क था। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था बख्तियार काकी के ऑनर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो अजमेर में बनाया गया था। लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू इल्तुतमिश। ये किसका स्लेव था? आपने देखा कि घोरी का स्लेव कौन था? घोरी का स्लेव था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन है? इल्तुतमिश। तो 1211 से लेकर 1236 तक ये रूल करता है इल्तुतमिश, और इसको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि ये तुर्क बिलोंगिंग टू द इलबरी ट्राइब। तो कभी कभी इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है मामलुक डायनेस्टी को, क्योंकि ये इलबरी ट्राइब से बिलोंग करता था। एंड इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत मतलब स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर कहा जाता है। इसने कुछ काम किया था, इसको भी फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाय ऐबक। ऐबक ने भी इसको घोरी ने बोला ऐबक को कि तुम इल्तुतमिश को फ्री करो स्लेवरी से, तो वो कर देता है इसको फ्री। स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। एंड इसके टाइम पे एक
चंगेज़ खान करके मंगोल के जो रूलर होते हैं वो अटैक करते हैं, मतलब अटैक नहीं करते, वो चंगेज़ खान आते हैं किसी का पीछा करते हुए आते हैं। किसका? क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो उस टाइम पे अच्छे खासा रूलर थे वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के। तो उस टाइम पे मंगबर्नी करके आता है, अब मंगबर्नी का पीछा कर रहा था चंगेज़ खान। तो मंगबर्नी आता है और इसको बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे जगह दे रहने के लिए। तो फिर जो है इल्तुतमिश वो रिफ्यूज़ कर देता है और फिर इससे वो बच जाता है कि चंगेज़ खान जो है वो दिल्ली सल्तनत और दिल्ली में अटैक नहीं करता है। इससे वो बचा लेते हैं इल्तुतमिश अपनी चालाकी से। और आपको पता है कि जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अथॉरिटी फ्रॉम द खलीफा इनको मिलता है, एक्सेप्टेंस मिल जाता है इनको इस पोस्ट का, और इनको एक टाइटल दिया जाता है, सुल्तान आजम का टाइटल दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में बीपीएससी में बहुत ज़्यादा टाइटल वगैरह पूछा जाता है, तो सारे टाइटल आपको याद होने चाहिए। अभी जैसे हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास लाख बख्श का टाइटल था, है ना, उसी तरीके से उनके पास एक कुरान का टाइटल था। उसी तरीके से इल्तुतमिश के पास सुल्तान आजम का टाइटल है। किसका टाइटल है? सुल्तान आजम का टाइटल है। और खिल्लत सर्टिफिकेट इनको 1229 में मिलता है। दिल्ली सल्तनत इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। इल्तुतमिश को लेजिटिमेट सुल्तान माना जाता है। ये कवर हो गया। देन इनके टाइम में कॉइन्स इशू करते हैं ये, और सिल्वर कॉइन को टांका कहा जाता है एंड कॉपर कॉइन्स को जीतल कहा जाता है। सिल्वर कॉइन्स को टका, सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा जाता है? टका, एंड कॉपर कॉइन्स को क्या कहा जाता है? जीतल। याद रहेगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत। नाउ कमिंग टू इल्तुतमिश के बाद वो इल्तुतमिश बोलते हैं कि मेरी बेटी रज़िया सुल्तान सबसे ज़्यादा केपेबल है, तो मैं उसी को रूलर बनाना चाहता हूँ। वो उसको नॉमिनेट करते हैं। तो ये फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर बनती है, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर मिडीवल हिस्ट्री की, ठीक है। और ये 1236 से लेके 1240 तक के लिए बहुत कम टाइम स्पैन के लिए ये सुल्तान बनती है, रज़िया सुल्तान। और प्राइमरी फोकस इनका जो होता है वो पावर ऑफ स्टेट को, मतलब सुल्तान के हैंड में कॉन्सेंट्रेट करना होता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इल्तुतमिश के बारे में मैं बताना भूल गई, ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था चहलगामी इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। चहलगामी बोल रही, चालीसा इस्टेब्लिश किया था। 40 नोबल्स का था वो, ठीक है। और इसमें कितने नोबल्स थे? 40 नोबल्स थे। और इन्होंने एक और काम किया था, इक़्तिदारी इन्हीं के टाइम में आता है। तो चालीसा और इक़्तिदारी किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने। रज़िया सुल्तान के बारे में तुरुके चहलगामी जो 40 ऑफिसर का जो नोबल जो इल्तुतमिश में बनाया था, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि रज़िया सुल्तान रूल करे, एक फ़ीमेल और एक महिला हम पे रूल करे। तो उन लोगों ने कुछ कॉन्स्पिरेसी की और रज़िया सुल्तान को, मतलब जो सुल्तान का पद होता है उससे रिमूव करवा दिया। उसके बाद इनके जो भाई होते हैं ना, नसीरुद्दीन मोहम्मद वगैरह, तो वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं, वो सिर्फ नाम के लिए नॉमिनल रूलर होते हैं। उसके बाद उसी चहलगामी में से एक रूलर निकल के आता है, वो होता है बलबन। वो नसीरुद्दीन मोहम्मद को मरवा देता है एंड देन खुद राजा बन जाता है। बलबन जो था वो लुक में उतना अच्छा नहीं था, तो ये ऐसे हार्श पॉलिसीज़ लेके आया ताकि लोग इसको काफ़ी सीरियस ले। इसका कद काफ़ी छोटा था बलबन का, तो ताकि लोग और जलीशा और बाकी जो कोर्ट के लोग थे, जनता थी, वो ना इन्हें सीरियस ले, इसके लिए ये काफ़ी क्या बोल सकते हैं कि बहुत हार्श रूल्स बनाते थे। जैसे कि सिजदा एंड पैवोज बनवाया था इन्होंने कि लोग इनके फीट को चूमे और सिजदा करें। नियामत खुदाई का इन्होंने टाइटल लिया था कि ये रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के, है ना। नियामत खुदाई का टाइटल किसने लिया था? तो बलबन ने लिया था। जिल्ले लाही अपने आप को टाइटल दिया था, जिल्ले लाही। और इन्होंने द थ्योरी ऑफ किंगशिप सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसी ने लाया, तो वो है बलबन, ठीक है। और ये 1266 से लेके 1286, 1266 से लेके 1286 तक रूल करते हैं। इनका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन और इनका एक नाम था उलुग खान। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उलुग खान के नाम से कौन से दिल्ली सल्तनत को में रूलर थे? तो उलुग खान करके कौन था? बलबन था, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इनका रियल नाम था बहाउद्दीन, ठीक है।
ये भी इल्बरी टर्क थे, क्योंकि इल्बरी इसीलिए कहा भी जाता है इस डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी। इनके अर्ली लाइफ के बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट इतना याद रख लो कि बॉट बाई इल्तुतमिश इन 1233, ठीक है, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्वालियर। बलबन के बारे में अगर हम कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले चालीसा ऑबलिश किया, क्योंकि ये खुद चालीसा से बने थे। इनको लगा कि कोई मेरे खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, तो इन्होंने सबसे पहले चालीसा को ही अबॉलिश करवा दिया। बोला कि ना रहेगा चालीसा, ना मेरे पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा मुझे रिमूव करने का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और ये चीज़ें इन्होंने करी थी, ठीक है। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो था वो किसका था, वो बलबन का ही था। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसकी थी, तो बलबन की थी। देन सिजदा एंड पैबोस, मैंने आपको बताया कि इन्होंने स्टार्ट करवाया था। इन्होंने एक फेस्टिवल भी स्टार्ट कराया था जिसका नाम था नवरोज फेस्टिवल। पारसी फेस्टिवल है ये नवरोज, ये भी इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू करवाया था बलबन ने। और दीवाने अर्ज इन्होंने इस्टेब्लिश किया था आर्मी के लिए। दीवाने अर्ज किसके लिए था, आर्मी के लिए था, ताकि आर्मी अगर स्ट्रांग रहती है तो कोई भी राजा पावरफुल रहता है, रूल अच्छे तरीके से कर पाता है, उसको अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं मतलब किसी भी हाल में, किसी भी कॉन्क्वेस्ट में, किसी भी चीज़ में मैं जीत सकता हूँ। तो अपने उन्होंने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया दीवाने अर्ज करके, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि नवरोज फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। नाउ मूविंग टू स्लेव डायनेस्टी की लास्ट रूल। अब बलबन के बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जिसको मैं बताऊँ। तो आपने देख लिया कि सबसे पहले हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हमने देखा इल्तुतमिश, उसके बाद हमने देखा रजिया सुल्तान, और उसके बाद हमने देख लिया बलबन। तो ये चारों कौन सी डायनेस्टी से थे, ये चारों आपके स्लेव डायनेस्टी से थे। और इल्बरी डायनेस्टी बोल लो या फिर मामलुक डायनेस्टी बोल लो, आपको जो भी सही लगे। एंड उसके बाद हम लोग आ चुके हैं खिलजी डायनेस्टी पे। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 में इस्टेब्लिश करते हैं खिलजी डायनेस्टी। इनका कोरोनेशन होता है, मतलब वही जो ताज वाज पहनाया जाता है राजा को, ठीक है। और इन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई थी अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन खिलजी को मरवा देता है और फिर खुद रूलर बन जाता है। ऐसा ही होता था पहले के टाइम में, जो पावरफुल होता था वो लेस पावरफुल को मरवा देते थे और फिर किंग बन जाते थे। इसी तरीके से जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में इस्टेब्लिश किया खिलजी डायनेस्टी और अपनी बेटी की शादी करवा दे वो अलाउद्दीन खिलजी से। और फिर कुछ टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और जलालुद्दीन खिलजी को मरवा देता है और ख़ुद सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए थे जिससे बहुत अच्छा मेजर्स था, मतलब अभी तक बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको हम लोग अभी भी पढ़ते हैं। कुछ मेजर्स जैसे कि अभी भी हम क्या सोचते कि लैंड को मेजर करके ही उस पर टैक्स लगाया जाए, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको देख करके। तो सबसे पहला ये करने वाला कोई सुल्तान था तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था, जिसने जो रेंट फिक्स किया था, लैंड पर टैक्स फिक्स किया था, वो मेज़र करके किया था, ठीक है। और जो विलेज हेडमेंस होते थे, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है कि विलेज हेडमेंस जो थे खिलजी के टाइम में, तो उनका नाम क्या था, उनको क्या कहते थे, तो उनको कहते थे खूट मुकद्दम या चौधरी कहते थे। खूट मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, ठीक है। और फ्रॉम ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफ, इनसे इन्होंने क्या किया था, खूट मुकद्दम चौधरी से जो पावर था ना रेंट कलेक्ट करने का, वो स्नैच कर लिया था, छीन लिया था, ठीक है। और इन्होंने आर्मी को कैश में पे करना शुरू किया था। किस में, कैश में पे करना शुरू किया था। जैसा कि आप सबको पता है कि खूट मुकद्दम और चौधरी कौन होते थे, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि नहीं, ये लोग अब कलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट कलेक्ट करेंगे उन लोगों से। और इन्होंने इनके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इन लोगों को जो लैंड मिला था ना, मिल्कियात में एक लैंड मिलता है, कैसा लैंड होता है वो, प्रॉपर्टी रिवॉर्ड या ग्रांट के रूप में दिया गया होता है किसी को, तो उन सब को भी। और जो वक्फ चैरिटेबल लैंड होता है, अभी भी आप वक्फ बिल अभी जो पास हुआ उससे पता याद आ रहा होगा कि वक्फ क्या होता है। तो ये सब जो मिला हुआ था ना, उन सब से भी पावर स्नैच कर लिया और इन सब पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। एज अ रिज़ल्ट जो खालिसा लैंड था, जो किंग का लैंड होता है, वो बढ़ गया, उसमें इंक्रीमेंट हो गया। अब इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे।
क्या क्योंकि आपको पता है कि इसने सबसे पहले अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करी, तो आर्मी स्ट्रॉन्ग तभी होगी ना जब आपके पूरे कंट्री में जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है वो अकॉर्डिंग टू मतलब लाइक किसी को ज़्यादा इन्फ्लेशन फेस ना करना पड़े या फिर प्रॉब्लम ना हो, आर्मी को सबको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो मार्केट को ही कंट्रोल करवा देते हैं। वो बोलते हैं एक सहना मंडी, सहनाई मंडी करके बनाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट सहना बनाते हैं वो कंट्रोल करता है कि कहीं पे भी मतलब ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए और सिस्टम में मतलब गड़बड़ी हो जाए फिर। तो वो क्या करते हैं, वो एक मार्केट रिफॉर्म लेके आते हैं सहनाई मंडी करके। फिर इन्होंने हाउस टैक्स लेना भी शुरू किया था, जिसको घरी टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? घरी टैक्स। घरी टैक्स क्या है? हाउस टैक्स है। ओके। एंड चरई जो होता है, ग्रेजिंग लैंड जो होता है, उस टाइम पे पास्टोरल लोग भी थे तो वो ग्रेजिंग के लिए अपने एनिमल को लेके जाते थे, तो उस पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, जिसको वो ग्रेजिंग टैक्स बोलते हैं, चरई। फिर उसके बाद इन्होंने, जब इनका एक स्लेव था या समझ लो इन्होंने ख़रीदा था मलिक कफूर को, तो मलिक कफूर जो है वो साउथ के एरिया में जितना भी जगह था उसको कॉन्क्वेर करने में हेल्प करते हैं। मलिक कफूर जाता है साउथ में, डायनेस्टी को एक्सपेंड करता है। ठीक है। तो उस टाइम पे देवागरी में जो रूलर थे उनका नाम था रामचंद्र। तो जब मलिक कफूर अटैक करता है, रामचंद्र को डिफीट करता है वो, और फिर खिलजी डायनेस्टी में ऐड हो जाता है देवागरी भी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट करके और टेरिटरी को एक्सपेंड किया था अपने। तो उन्होंने 1299 में गुजरात में अटैक किया था। कहाँ पे किया था? गुजरात पे। और 1301 में इन्होंने किया था रणथंभौर पे। कहाँ किया था? रणथंभौर पे। एंड 1303 में इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था कहाँ पे? चित्तौड़ में। और भी बहुत ज़्यादा, ये यहाँ तक कि ये साउथ में पांड्या रूलर तक को भी मतलब वहाँ तक इनकी टेरिटरी एक्सपेंड हो चुकी थी। जो मलिक कफूर था ना, वो साउथ में पांड्या रूलर को भी हराते हैं। उस टाइम पे शायद वीर सिम्हा करके थे यार। आप बताना कमेंट्स में कि कौन से पांड्या रूलर थे जिस टाइम पे मलिक कफूर उनको डिफीट करता है। इस टाइम पे जब चित्तौड़ में और इधर की तरफ जो वो अटैक करते हैं, उस टाइम पे जो एक आपने मूवी देखी होगी पद्मावत मूवी, जिसमें दिखाता है कि जो किंग की वाइफ होती है वो जौहर कमिट कर लेती है। तो उसी के टाइम वो, आपको पता है ये 1300 के टाइम में कुछ हुआ था, लेकिन 1500 में मलिक मोहम्मद जैसी जो है, इन्होंने बुक लिखा था जिसका नाम था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी। तो कोई पूछेगा पद्मावत किसने लिखा था, तो पद्मावत जो लिखा है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। 1540 में लिखा था शायद इन्होंने। अगर कोई पॉइंट्स आपको लगता है कि नहीं मैम ने गलत नैरेट कर दिया या कुछ भी, तो आप कमेंट डाउन कर दिया करो, हम उसे पिन कर देंगे। कभी कभी पढ़ाते वक्त स्क्रीन एकदम सामने में होता है तो फिर हो जाता है कभी कभी कुछ गलतियाँ। तो आई होप कि आप लोगों से कमेंट डाउन कर दोगे, हम लोगों से पिन कर दिया करेंगे। नाउ मूविंग टू अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट। आपको पता है कि जो कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर रिलीजन, तो ये रिलीजन से ऊपर उठ करके कंट्री को मतलब अपने एरिया को रूल करना चाहते थे, रिलीजन के बेसिस पे नहीं उतना। फिर इन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया था, किससे? उलेमा से। उलेमा के इन्फ्लुएंस से इन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया था, और इन्होंने एक टाइटल लिया था, सिकंदर सानी का टाइटल लिया था। किसका टाइटल लिया था? सिकंदर सानी। और इनके एक फेमस कमांडर थे जफ़र खान, वो मंगोल से फ़ाइट करते करते इनकी डेथ हो जाती है। जफ़र खान इनके बहुत ही अच्छे फेमस कमांडर थे, जिनकी डेथ क्यों हो जाती है कि मंगोल से फ़ाइट करते करते उनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने एक, आपको बताइए मैंने कि दीवाने मुस्तक राज बनाया था। दीवाने मुस्तक राज बनाने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवाने मुस्तक राज। एंड इन्होंने, इनका मतलब सिकंदर सानी का टाइटल लेने के पीछे ये भी था कि ये चाहते थे कि पूरी टेरिटरी को, पूरे वो वर्ल्ड को जीत जाएंगे सिकंदर की तरह, बट ऐसा हुआ नहीं। बट इन्होंने टाइटल तो लिया सिकंदर सानी का। इनका यही था कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव लाइफ का था कि पावरफुल और डिस्पोटिक स्टेट इनको इस्टेब्लिश करना था। इन्होंने लैंड पे टैक्स लगाया था 50%। कितना? 50%। जो भी यील्ड होता है, अगर आपका 100% यील्ड होता है तो 50% जाएगा किसको? खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास। खराज जिसको बोलते हैं, खराज टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? खराज। इन्होंने एक्चुअल इनकम के बेसिस पे लोगों को, मतलब आपको मैंने बताया था कि ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिन्होंने मतलब मेज़र करके टैक्स लगाया था लैंड पे।
एंड मलिक कफ़ूर, ये इनको कहाँ मिलता है? मलिक कफ़ूर जब ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात में अटैक करते हैं ना, तो वहाँ पे उनको मिलता है मलिक कफ़ूर। और फिर मलिक कफ़ूर को वो 1000 दिनारी का नेम भी देते, क्या देते टाइटल? 1000 दिनारी, क्योंकि उन्होंने शायद इतने में ही ख़रीदा था, 1000 दिनार में से ख़रीदा था, इसलिए 1000 दिनारी कहते थे मलिक कफ़ूर को। फिर आपको पता ही है कि मलिक कफ़ूर फिर साउथ में पूरा कॉन्क्वेस्ट करता है जा कर के। जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, उन्होंने रिकवर कर लिया था, आपको बताया मैंने, जो भी लैंड दिया गया था पेंशन या डोनेशन में, उस सब को वो रिकवर कर लेते हैं और ऑर्डर दे देते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करना है आपको। सेकेंड मेजर जो इनका बहुत फेमस है वो है कि इन्होंने एक इंटेलिजेंस स्पाई डिपार्टमेंट बनाया था। थर्ड कि इन्होंने जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस थे, अल्कोहल, कैनबीज और या फिर गैम्बलिंग जो लोग करते थे, उन सब पे प्रोहिबिशन लगा दिया था, ठीक है। एंड फोर्थ इनका इंपॉर्टेंट मेजर्स जो था वो था कि इन्होंने बैन कर दिया था फीस्ट या फिर मैरिज रिलेशन अमॉन्ग सरदार्स एंड आमिर्स, ताकि इनके खिलाफ़ कोई ना जा सके, इनके खिलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो। सब जब भी मैरिज होगा आपस में सरदार के बीच में या फिर जो भी जश्न मनाया जाएगा वो इनके परमिशन से होगा, अलाउद्दीन खिलजी के परमिशन से, ऐसा उन्होंने कर दिया था। और जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स थे उस पर भी बैन लगा दिया, गैम्बलिंग पे भी बैन लगा दिया था इन्होंने, और एक स्पाई डिपार्टमेंट भी बना लिया था। अब आते हैं हम कि उसके बाद कोई पावरफुल खिलजी डायनेस्टी में रूलर था नहीं। एक मुबारक खिलजी था 1316 से लेकर 1320 में, फिर वो इतना इंपॉर्टेंट कुछ करते नहीं है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है फिर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी पे। खिलजी के बाद सबसे पहले आपने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी, एंड स्लेव डायनेस्टी के बाद आपने पढ़ा खिलजी डायनेस्टी, एंड खिलजी डायनेस्टी के बाद आप पढ़ रहे हो तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है घियासुद्दीन तुगलक, और ये क्या करते हैं, ये अलाउद्दीन के कमांडर होते हैं। जब अलाउद्दीन का टाइम था उस टाइम पे वो उनके कमांडर थे। इनका दूसरा नाम है गाजी मलिक। दूसरा नाम क्या है? गाजी मलिक। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसका नाम था, उलुग खान, बचपन का। ये आप कमेंट्स में बताना। इनकी जो मम्मा होती है जो वो हिंदू जाट होती है, और पापा जो होते हैं वो करुणा तर्क होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में इन्होंने मिलिट्री वर्क क्या क्या करा था ये देख लेते हैं तुगलक। तो इन्होंने बैनिश द मंगोल फ्रॉम इंडिया, एंड देन टाइटल ऑफ मलिक उल गाजी का टाइटल लिया था इन्होंने खुसरो शाह से दिल्ली को स्नैच किया था, बिकेम सुल्तान इन 1320, ठीक है। ये इनके बारे में है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इनको अदर नाम जाना जाता था कि गाजी बेग और तुगलक, गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1/5 से लेके 1/3 तक टैक्स कर दिया। आपको पता है पहले 50% टैक्स लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये चीज़ों को थोड़ा सा रिलीफ देते हैं लोगों को, और 1/5 से 1/3 कर देते हैं, लगभग इससे इतने के बीच में वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री जागीर्स देते हैं कुछ लोगों को, क्या देते हैं? जागीर देते हैं, टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड प्रोपगेशन ऑफ नसक एंड बटाई सिस्टम इनके टाइम में आता है। तो ये हो गया गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कौन था? वो रावी रिवर था बाउंड्री। कौन सा रिवर था? रावी। रावी का एंशिएंट नेम क्या है आप कमेंट्स में बताना। जलालुद्दीन खिलजी हैड हिज कोरोनेशन डन इन द इनकम्प्लीट किलोखारी पैलेस। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो कोरोनेशन हुआ था वो एक किलोखारी इनकम्प्लीट पैलेस था, वहाँ पे हुआ था, ठीक है, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। द बिल्डर ऑफ द पैलेस ऑफ किलोखारी वाज कैकूबाद। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रख सकते हो कि 1279 जब बलबन का टाइम था उस टाइम पे तुगरील खान ने अटैक किया था, जो कि मतलब अटैक क्या किया था, रिबेल किया था, रिबेल। सूबेदार ऑफ बंगाल था इसने। अलाउद्दीन का फेमस आपको पता है जफ़र खान मंगोल से लड़ते लड़ते उसकी डेथ हो गई, ये सब मैंने बता दिया ऑलरेडी। और सुल्तान ऑफ फिक्स लैंड टैक्स अप टू 50% प्रोडक्शन वॉज अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं एक मोरक्कन ट्रैवलर है जिनका नाम क्या है? इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। कितना अच्छा नाम है इब्न बतूता, बोलने में भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, अफ्रीकन ट्रैवलर थे ये, और इंडिया में आते हैं एम्बेटी के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आते हैं ये, और फिर इससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और इनको अपॉइंट कर लेते हैं काजी ऑफ दिल्ली। काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट कर देते हैं। बाद में इनको ना चाइना भेज देते हैं एम्बेसडर की रूप में, और फिर पता नहीं वो उसके बाद का तो नहीं पता मुझे कि क्या होता है।
और इन्होंने एक फेमस बुक लिखा था जिसका नाम है किताबुल रहला। क्या नाम है? किताबुल रहला। तो आपको पूछेगा कि इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी, तो आप बता देना कि रहला लिखा था उन्होंने, रहला। ठीक है। और जितने भी मैंने अभी तक बुक्स एंड ऑथर पढ़ाए हैं आप इकट्ठा एक साथ कमेंट में लिख देना, आपको मैं पिन कर दूँगी। गोल गुम्बज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टोम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर, इसमें थोड़ा सा ना अनसिस्टमेटिक तरीके से दिया है। ये तो हम तब भी पढ़ लेते हैं जब हम बहमनी किंगडम पढ़ते, बट यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था गोल गुम्बज, बीजापुर के रूलर थे ये। ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डूम्स इन द वर्ल्ड, आउटर पार्ट लाइक अ कप। ठीक है। आपने गोल गुम्बज देखा है? नहीं देखा है तो जाओ गूगल पे एक बार सर्च कर लो। ठीक है, फिर आपको याद रहेगा। अब हम आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे कि इन्होंने क्या किया था। इनको ना वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ये एक वाइजेस्ट फूल था, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे जिसकी वजह से इनको ये कहा गया है। गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनते हैं। गियासुद्दीन तुगलक का जो मृत्यु हुआ था वो बहुत अजीब से तरीके से हुआ था। वो एक कॉन्क्वेस्ट करके आ रहे थे और फिर एक मंच सजाया गया था उनके लिए जिस पे वो स्पीच देने के लिए आ ही रहे थे, तब तक उनका वो टूट जाता है ये मंच और वो गिर के मर जाते हैं। इस पे एक ये स्टोरी भी है कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली दुरस्त हुजूम, इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली दूर है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में उन्होंने कहा था जब वो आप कॉन्क्वेस्ट करके आ रहे थे वापस। तो ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है ये उनकी कॉन्स्पिरेसी भी रही हो, बट ऐसे उनकी डेथ हो जाती है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक रूलर बन जाते हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत एजुकेटेड था। उसने अपने टाइम से आगे जा कर के रिफॉर्म्स लेकर आ गए जिसकी वजह से उसकी चीज़ें चली नहीं उतनी। ऐसा माना जाता है कि मतलब इनके जो भी रिफॉर्म्स थे अगर वो टाइम के साथ थोड़े से जल्दी आ गए थे, अगर वो बाद में आए होते तो शायद बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता उस चीज़ को। इन्होंने कुछ काम किया था, जैसे कि उन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर लिया था ताकि उनको लगा कि वो साउथ वाले डायनेस्टीज़ में एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और नॉर्थ को भी वहाँ से वो अच्छे से रूल कर पाएंगे, इसलिए वो दौलताबाद शिफ्ट करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वापस से दौलताबाद से दिल्ली करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे लोगों को यहाँ लेकर जाते हैं, फिर लेकर आते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ना। एंड ये बहुत बेवकूफ़ी वाला उनका वो एक स्टेप था, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। एंड उन्होंने दौलताबाद, देवागरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था जब उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था, ये काफ़ी अच्छा था, दीवाने आमिर को ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेजर वर्क के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया था। जैसे आज के टाइम में लोन वगैरह दिया जाता है ना, केसीसी, उस टाइप का था दीवाने आमिर को ही। ठीक है। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे कि इन्होंने ये फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने किसमें हिंदू फेस्टिवल होली में पार्टिसिपेट किया था। तो होली में पार्टिसिपेट करने वाले पहले मुस्लिम शासक जो कोई था वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और इन्होंने नॉन तर्क्स जो थे उनको भी काफ़ी अच्छे हाई पोजीशंस पे रखा था, जिसकी वजह से जो तर्किश नोबेलिटी थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे ये कि ये नॉन तर्क को क्यों दे रहे इतना हायर पोजीशंस। ठीक है। उनके टाइम में बदायूनी ने बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा है इनके बारे में कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो बदायूनी लिखता है कि सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर रूलर, कि राजा प्रजा से आज़ाद हो गई और प्रजा राजा से आज़ाद हो गया। ऐसा बदायूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? बदायूनी ने। याद रहेगा आपको। और इनको ये भी कहा जाता है कि ये सबसे एजुकेटेड थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था और जो कि काफ़ी मिजरेबली फेल होता है दिल्ली, मतलब उनके टेरिटरी में, क्योंकि उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि खुद से मिंट करने लग जाते हैं कॉपर के करेंसी, तो जिसकी वजह से उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। आपको पता है जब कोई भी चीज़ अबंडेंट हो आप खुद से उसको प्रिंट कर सकते हो तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो उनका टोकन करेंसी वाला जो था वो भी फेल हो जाता है। और इन्होंने अटैक किया था खुर्सन रीजन पे और कराची कंपेन किया था, ये सब फेल हो जाता है। तो ये कुछ इनके मेजर्स स्टेप्स थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इनके बाद इन्होंने जो रायता फैलाया था उनको संभालने के लिए आते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या क्या काम करा था। तो आपको पता है इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। तो खैरात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए बनाया होगा। फिनेंशियल असिस्टेंस देते थे इसमें किसको? विडो को, ऑर्फन वुमेन को,
उनके मैरिज में कुछ राशि दे दी, कुछ अमाउंट दे दिया ताकि उनकी सहायता हो जाए मुस्लिम गर्ल्स की। और फिर ये हज भी अरेंज कराते थे अपने एक्सपेंस पे, स्टेट के एक्सपेंस पे लोगों का हज भी अरेंज करवाते थे ये। दीवाने बंदागन इन्होंने सेट किया था क्योंकि इनको ना स्लेव्स बहुत पसंद थे, तो इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया स्लेव्स के लिए, तो दीवाने बंदागन। और इन्होंने क्या किया था, जजिया इम्पोज़ किया था ब्राह्मण्स पे, मतलब नॉन मुस्लिम पे इन्होंने जजिया टैक्स लगा दिया, ठीक है। और इन्होंने ना कम से कम 1200 फ्रूट गार्डन्स लगाए थे दिल्ली में, ठीक है। और इन्होंने मेरठ एंड टोपरा से जो अशोकन पिलर था ना, उसको दिल्ली ले आए। कहाँ ले आए? बहुत फैसिनेट हो गए वो पिलर्स को देख करके, तो उन्होंने बोला कि इसे दिल्ली लाया जाए। और ऐसा माना जाता है कि जब वो पिलर्स लाते हैं फिर उस पर पूरा कॉटन बिछाया जाता है ताकि वो उस पर कोई खरोच या तो कोई नुकसान ना हो। पूरे कॉटन, पहाड़ इतना ऊंचा कॉटन लगाया जाता है, फिर उस पर वो पिलर्स ऐसे लटा करके फिर लाते हैं वो लोग ऐसे करके। तो मेरठ एंड टोपरा से इन्होंने दिल्ली में ले आए थे सुकन पिलर्स को। इन्होंने हके सर्ब बनाया था डिपार्टमेंट। हके सर्ब जो है वो इरिगेशन टैक्स था। क्या था? इरिगेशन टैक्स लगाया जा रहा था। इन्होंने कनाल कंस्ट्रक्शन करवाए हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे कनाल कंस्ट्रक्शन कराया। 5 बिग कनाल्स कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन्हीं के टाइम पे बना था, जिसमें इन्होंने आपको पता है कि 300 से ज़्यादा नई सिटी बनवाई थी। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। जौनपुर तो इन्होंने MBD के ऑनर में बनवाया था, जौना खान उनका बचपन का नाम था, इसलिए उन्होंने जौनपुर बनवा दिया। बंगाल कैंपेन इनके टाइम में हुआ, ठीक है। एंड इन्होंने दरुल सफ़ा बनाया था। दरुल सफ़ा जो था वो हॉस्पिटल था। दरुल सफ़ा क्या था? हॉस्पिटल था। इसमें फ्री इलाज किया जाता था, ठीक है। स्किल्ड हकीम वगैरह हुआ करते थे वहाँ पे। हकीम मतलब डॉक्टर। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इन्होंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था, ठीक है, क्वालिफाइड लोगों को। अब हम बात करते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद की। ये तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इन्होंने इंडिपेंडेंट जौनपुर स्टेट इनके टाइम में हो गया कि ख्वाजा जहाँ ने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, जौनपुर स्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। पंजाब में भी खिजर खान ने अपना इंडिपेंडेंस ले लिया इनके टाइम में, क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे ना, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को सबने उतना सीरियसली नहीं लिया। इनके टाइम में तैमूर का इन्वेजन होता है 1398 में, आई थिंक, AD। एंड यहाँ पे आपको फिर तुगलक डायनेस्टी का एंड हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तैमूर 1398 में, अभी मैंने बताया कि अटैक करता है दिल्ली पे। और उसके बाद आपको पता है कि दौलत खान सिलेक्टेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सरदार 1413 में। खिजर खान डिफीटेड दौलत खान सुल्तान ऑफ दिल्ली बन जाते हैं, अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ लाहौर बाय तैमूर। एंड 1414 में अक्वायर कर लेता है, ठीक है। फिर आता है आपका कौन? सैयद डायनेस्टी। मतलब ये जो यहाँ पे ना सैयद डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट था, बट सैयद डायनेस्टी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको लोधी डायनेस्टी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आपने पढ़ा, फिर खिलजी डायनेस्टी पढ़ा, फिर आपने तुगलक पढ़ा। तुगलक के बाद सैयद आना चाहिए बेसिकली, एंड देन लोधी। सैयद के बारे में उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कॉमेंट्स कर देना। बाकी कुछ है नहीं, इसलिए डायरेक्ट इसमें लोधी के बारे में दिया हुआ है। लोधी डायनेस्टी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहलोल लोधी ने क्या क्या करा था। तो इन्होंने इसके इस्टेब्लिश किया था इस डायनेस्टी को 1451 AD में, और इनको बहलोल शाह गाजी भी कहा जाता है। जौनपुर इनके टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। अपॉइंटेड हिज थर्ड सन निज़ाम खान एज हिज सक्सेसर बिफोर हिज डेथ। इन्होंने किसको अपॉइंट किया था? निज़ाम खान को, ठीक है। और इन्होंने कुछ कॉइन्स वगैरह भी अपने नाम पे लाए थे, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। इनके टाइम में हिंदू सरदार्स भी इनके कोर्ट में थे, जैसे राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय दादू, है ना, राय त्रिलोचंद, राय नरसिंह। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट इतना याद रख सकते हैं कि हिंदू सरदार भी इनके कोर्ट में हुआ करते थे। लोधी डायनेस्टी निज़ाम खां सिकंदर था। उसके बाद आपको कुछ पता होना चाहिए कि जो सिकंदर लोधी थे उन्होंने आगरा सिटी इस्टेब्लिश कराया था। क्या कराया था? आगरा सिटी इस्टेब्लिश कराया था। और इन्होंने एक वो भी जो सिकंदर लोधी थे उन्होंने गज ए सिकंदरी लाए थे। मेज़रमेंट का यूनिट था ये गज ए सिकंदरी। और इन्होंने एक पेन नेम रखा था जिनका नाम था गुलरुखी, ठीक है। जो कुछ पोएम वगैरह कुछ भी लिखते थे, बुक वुक लिखते थे, तो वो गुलरुखी नाम से लिखते थे सिकंदर लोधी। उसके बाद उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक लिटरेचर वगैरह को भी ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन वगैरह में। अब यहाँ पे देखते हैं इब्राहिम लोधी के बारे में दिया हुआ है कि इन्होंने 1518 में वॉर ऑफ खतौली करते हैं महाराणा संगा से।
ठीक है। महाराणा संगा से इनकी लड़ाई होती है, वॉर ऑफ खतौली कहा जाता है उसमें, और डिफीट ऑफ इब्राहिम लोधी हो जाता है उसमें। फिर आपको पता ही है कि सबसे फेमस बैटल है, जिसके बाद आपको पता ही है कि मुग़ल डायनेस्टी आ जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, और पानीपत में बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोधी के चाचा ही थे वो बाबर को इनवाइट किए थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था इब्राहिम बने रूलर, तो वो बाबर को इनवाइट करते कि आप आएँ और आप देखें यहाँ पे। तो फिर बाबर आता है, फिर डिफीट कर देता है इब्राहिम लोधी को। नेक्स्ट, और यहाँ पे आपका पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। दिल्ली सल्तनत के बाद अब हम लोग देखेंगे कि विजयनगर इनके टाइम में कंटेम्प्रेरी था तुगलक के टाइम में, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो विजयनगर एम्पायर जो है वो 4 डायनेस्टी में बटा हुआ था। पहले संगम डायनेस्टी आया, फिर सलूवा, फिर तुलुवा और फिर अरावेडो। तो सबके फाउंडर का नाम आपको पक्का ही याद होना चाहिए। जैसे संगम डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है हरिहर एंड बुक्का, सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है नरसिम्हा सलुवा, और तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है वीर नरसिंगा, और अराविडू डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है तिरुमला। तो याद रहेगा, संगम डायनेस्टी हरिहर एंड बुक्का, सलुवा डायनेस्टी नरसिंह सलुवा, तुलुवा डायनेस्टी वीर नरसिम्हा और अराविडू डायनेस्टी तिरुमल। याद रहेगा। अब संगम डायनेस्टी के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1336 एडी में। फाउंडर है इसके हरिहर एंड बुक्का, और इन्होंने, आपको पता है जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब इनको कैप्चर कर लिया था तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। वापस से जब ये सेंट विद्यारण्य से मिलते हैं तो वापस से हिंदुइज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। इनके गुरु का नाम आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, विद्यारण्य था, है ना। और हरिहर टू के बारे में, ये सन ऑफ बुक्का थे। किसके बेटे थे? हरिहर टू बुक्का के बेटे थे। इसने टाइटल लिया था महाराजा अधिराज का। और अगर हम हरिहर टू के सबसे बड़े सक्सेस की बात करें तो इसने स्नैच कर लिया था बेलगांव और गोवा को। किससे? बहमनी से। और ये लोग वर्शिपर थे किसके? विरूपक्षा शिवा के वर्शिपर थे। तो ये पूरा आपको संगम डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ है। अब हम आते हैं तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर वीर नरसिम्हा थे। इनकी डेथ हो जाती है 1509 में, और इनके सक्सेसर होते हैं कृष्णदेवराय। ठीक है। एक्चुअली जो वीर नरसिम्हा थे वो चाहते कि उनके बेटे ही रूल करे, बट वीर नरसिम्हा के जो बेटे होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो वो अपने कमांडर से कहते हैं कि मुझे ऐसा डर है कि कृष्ण देव राय आकर के मेरा जो भाई है वो इन लोगों को रूल ना करने दे, तो तुम एक काम करो, कृष्ण देव राय की आँख निकाल के मुझे ला के दे दो। अगर वो अंधा हो जाएगा तो फिर तो मतलब मेरा बेटा ही रूल करेगा। वो क्या कर लेगा? फिर वो जाता है, निकाल के आँख निकाल के दे देता है, फिर उनको सुकून मिल जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो तो एक बकरी का आँख था, और फिर समहाउ कृष्णदेव राय को बनना था वहाँ का रूलर, तो वो कृष्णदेव राय रूल करते हैं। तुलुवा डायनेस्टी के थे। सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई है इसमें तो वो कृष्णदेव केडीआर ही है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है वो 1509 से लेकर 1529 एडी तक रूल करते हैं। एंड वॉर ऑफ गोलकोंडा ये फाइट करते हैं, जिसमें वो कुली कुतुब शाह को हराते हैं। इनके टाइम में क्लासिकल एरा ऑफ लिटरेचर माना जाता है। ठीक है। गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर माना जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ तेलुगु, 8 ग्रेट स्कॉलर को उन्होंने, जिसको अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है, वो सारे 8 के 8 स्कॉलर्स एंड पोइट्स को इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। अगर हम बात करें इनके इम्पॉर्टेंट काम की, तो जैसे ये बहुत अच्छे पोएट एंड राइटर भी थे। इन्होंने अमुक्त मालेडा लिखा है। ठीक है। इन्होंने एक और बुक लिखा है अमुक्त मालेडा और जामवंती करके लिखा है ना। वो उनका, आप दोनों का लैंग्वेज बताना कि कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है अमुक्त मालेडा और जामवंती। इस्टेब्लिश, इन्होंने एक सिटी बनवाया था अपने माता श्री के नाम पे, नगलपुरा सिटी बनवाया था इन्होंने। और इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, अभी मैंने आपको बताया। इन्होंने आंध्र भोज का टाइटल लिया था। कुली कुतुब शाह को हराया था गोलकोंडा के। इनके टाइम में कुछ फॉरेन ट्रैवलर जो आए थे, जैसे कि डोमिंगो पायस आए थे, पुर्तगीज़ थे वो, और दुआर्ते बाबोसा भी इनके टाइम में आए थे। अब हम आते हैं संगम सलुवा डायनेस्टी। पहले मैंने तुलुवा बता दिया, कोई बात नहीं। संगम के बाद सलुवा डायनेस्टी में आपको नरसिम्हा सलुवा दिखेंगे। इन्होंने वीर नरसिम्हा को रिमूव्ड बाय, मतलब तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है। तो लास्ट रूलर थे वीर नरसिम्हा, इसलिए इसमें इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ इनमें। तुलुवा डायनेस्टी के केडीआर फेमस थे, तो मैंने बता दिया आपको।
आपको पता है तुलुवा डायनेस्टी के बाद जो है वो अराविडु डायनेस्टी आता है, उसमें सदाशिव राय जो लास्ट रूलर था उसको रिमूव करके डिफीट करके तिरुमल बना लेता है अपना अराविडु डायनेस्टी, एंड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, चंदागिरी था। कुछ इंपॉर्टेंट बात जैसे विजयनगर एम्पायर का कैपिटल कहाँ था, हम्पी में था, और ये अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। विरूपाक्ष टेम्पल इन्होंने बनवाया था। ठीक है, एक बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, कब होता है ये, 1565 में होता है। कब होता है, 1565 में। और इसमें यूनाइटेड फोर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार वर्सेस क्या होता है, विजयनगर। तो विजयनगर एक तरफ और एक तरफ सारे यूनाइटेड फोर्स थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदार का, और इसमें विजयनगर एम्पायर हार जाता है। विजयनगर किंगडम फिर डिफीट होने के बाद ऑब्वियसली डिटोरिएट पूरा एकदम हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि विजयनगर रूलर के कॉन्टेम्प्ररी कोई था तो सदाशिव राय था। रियल पावर लाइट सदाशिव राय के हाथ में था ना, मिनिस्टर्स रामराय के हाथ में था। सदाशिव राय कंटेम्प्ररी मतलब कि कंटेम्प्ररी विजयनगर रूलर सदाशिव राय, एंड रियल पावर लाइट किसके हाथ में था, राम राय के हाथ में, रामा राय के हाथ में। इसके पीछे पूरी स्टोरी है, जब हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये पूरी स्टोरी देखेंगे कि क्यों रामा राय के हाथ में रियल पावर था। एंड इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको टाइम पीरियड एक बार याद कर लेना होगा, देख लेना कि स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी का टाइम पीरियड क्या था। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिनमें मैंने आपको बताया, जैसे दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया था। दीवान रियासत जो है वो मार्केट कंट्रोल के लिए था। दीवान आमिर कोही एमबीटी ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने चैरिटी डिपार्टमेंट बनाया था। और दीवान बंदागन भी फिरोज शाह तुगलक ने स्लेव के लिए बनाया था, क्योंकि उसको स्लेव्स बहुत पसंद थे। कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं, जैसे कि लीडर ऑफ स्क्वाड हॉर्समैन जो होता था उसका लीडर कौन था, सरखेल हुआ करते थे। 10 सरखेल 1 सिपाह सलार हुआ करता था। 10 सिपाह सलार जो है वो एक आमिर बनाता था। 10 आमिर एक सिंगर मालिक, और 10 मालिक मिलके एक खान, और पूरा आर्मी का जो लीडर होता था वो होता था सुल्तान। ठीक है। एंड करेंसी की बात करें तो टाका सिल्वर करेंसी, जीतल कॉपर करेंसी। और रेशियो अगर देखा जाए कि टाका जीतल का रेशियो क्या था, तो 1:48 का रेशियो था। एंड टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में 4 तरह के जो टैक्स कौन कौन से लगते थे। खराज लगता था, आपको पता ही है, जजिया नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। खम्स जो वॉर में बोटी लूट के लाते थे उसको खम्स कहते थे। और जकत लगता था। ठीक है। सिकंदर लोधी जो है वो डिड नॉट टुक पार्ट फ्रॉम द बरिड ट्रेजर। ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस जो होता था वो क्या होता था, विलेज होता था। हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स आपको पता ही है, चौधरी वगैरह हुआ करते थे। फिर विजारत रिकॉग्निशन इन द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, विजारत कहा जाता है। अब्बासी खलीफ टुक इंस्पिरेशन टू अडॉप्ट अ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पर्शिया। फर्स्ट वजीर अब्बास फजल बिन अहमद। अगर सच बताऊँ तो ये सब मुझे भी याद नहीं है, एंड इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, बट ये याद रख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर वजीर कहलाते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वजीर के पास था। और तुगलक पीरियड में को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्लाइमेक्स एट द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए थे ना, जैसे कि कनाल बनाया था, है ना, ऑर्काइड्स बनाए थे 1200 के अराउंड। तो ये सब काम बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने किया था, इसलिए फिरोज शाह के तुगलक पे इन टाइम में बहुत क्लाइमेक्स पे था। अगर दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। कुवातुल इस्लाम बनवाया था दिल्ली में। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था उन्होंने, जिसको इल्तुतमिश जाके कंप्लीट करता है। इल्तुतमिश ने हौज़ शामसी, शमशी ईदगाह, अतरकिन दरवाज़ा ये सब बनवाया था। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन वर्क की, तो अगर हम कुछ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कुछ कंस्ट्रक्शन, जैसे अलाई दरवाज़ा बनवाया था उन्होंने, जमात खाने मॉस्क बनवाया था, हज़ार सितौंस हौज खज जो है वो बनाया था उनके टाइम में। फिर मुबारक शाह खिलजी ने उखना मॉस्क बनवाया था। बलबन ने टूम ऑफ बलबन बनवाया था खुद से। ठीक है, प्योर इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया था ये। जमात खाना फर्स्ट बिल्ट इन इस्लामिक स्टाइल मॉस्क था ये जमात खाना। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के बारे में आपको पता है कि 4 रूलर इससे आपको याद आने चाहिए। सबसे पहले आपको कुतुबुद्दीन ऐबक याद आने चाहिए, फिर इसको कंप्लीट कराया है इल्तुतमिश वो याद आने चाहिए, फिर उसके बाद इसको कुछ मरम्मत वगैरह जो करवाया था, इसका जो रिनोवेशन वगैरह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इन्होंने 4th स्टोरी भी इसमें ऐड करवाया था।
ये याद होना चाहिए आपको। फिर अगर हम कुछ रूलर साउथ डायनेस्टी की थी जिसका कैपिटल देख लेते हैं। पल्लवा का कैपिटल कहाँ था? कांची। पांड्या का कैपिटल कहाँ था? मदुरई। यादवा देवागिरी। काकातिया वारंगल। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको मैच करने के लिए देगा तो आप कर लेना कि हाँ ठीक है, पल्लवा कांची, पांड्या मदुरई, यादवा देवागिरी एंड काकातिया वारंगल। नाउ मूविंग टू वेन्यू आर्किटेक्चर। इसमें आपको बस कुबातुल इस्लाम एक मॉस्क था, दिल्ली में था, और गुलबर्गा में जामा मस्जिद, जौनपुर में अटल्ला मॉस्क एंड मालवा में जहाज महल है। ये पता होना चाहिए। फिर आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबे टाइम तक रूल की थी और खिलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पे। सुल्तान जो थे वो हेड हुआ करते थे, आमिर जो हुआ करते थे वो इन्फ्लुएंशियल पोस्ट था काफ़ी, ठीक है, एंड वो भी सुल्तान को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया करते थे काम वगैरह में। नाउ डिपार्टमेंट वर्क आपको पता है, दीवाने अर्ज जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, दीवाने रिसालत जो है वो ही फॉरेन अफेयर और रिलीजियस इशूज़ के लिए बनाया गया था, दीवाने वजारत जो था वो फिनेंशियल इशूज़ के वगैरह को सॉल्व करने के लिए था, दीवाने इंसा जो था वो कॉरस्पॉन्डेंस था। और अगर कुछ मास्टरपीस ऑथर देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर आप एक बार देख लो अगर आपको लग रहा है तो। यहाँ पे सरकी डायनेस्टी भी है, ये सब पढ़ेंगे आगे। ऑक्टागोनल टोम बनवाया था इसने, तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर पे आ जाते हैं, तो आपको पता है आमिर खुसरो का नाम आपको सबसे पहले याद आना चाहिए। आमिर खुसरो, तूते हिंद कहा जाता है इनको, ठीक है, और इन्होंने जो किताबें लिखी थी वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने तुगलक नामा लिखा है, अशिका, नुहा, सिपिहोर, ये सब लिखा है इन्होंने। कव्वाली म्यूजिक स्टाइल करते थे। फर्स्ट मुस्लिम क्लेमिंग टू बी इंडियन, प्रोपोगेशन ऑफ तबला इनके टाइम में हुआ था। इनके कुछ कॉम्पोजिशन और रूलर का नाम देखते हैं, जैसे कि तबाकत नशीरी किसने लिखा है? तो मिनहाज उन सिराज ने। फिर तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बरानी और शम्स सिराज अफ़ीफ़, तो दोनों का नाम लिया जाता है, शम्स सिराज अफ़ीफ़ का भी और जियाउद्दीन बरानी का भी। किसमें? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और तजुल मशीर जो है वो हसन निजामी ने लिखा था। एंड तारीख़ मुबारक शाही जो है वो याहया बिन अहमद ने लिखा है। फुतूह उस सलातीन अब्दुल्ला मलिक इशामी ने लिखा है। और राणा कुंभा को संगीत राज और संगीत मीमांसा के नाम के लिए जाना जाता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक को फितूहते फ़िरोज़ शाही के लिए जाना जाता है। इसको वापस से एक बार आप रिपीट कर लोगे, बैक करके देख लेना। नाउ जौनपुर के बारे में देख लेते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम में जौनपुर सिटी बनाया जाता है, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ वही एमबीटी जौना खान के मेमोरी में ये बनाया जाता है। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सरकी स्टेट, आपको पता ही है, मोहम्मद शाह टू, स्लेव ऑफ मोहम्मद शाह टू जो होते हैं वो बनवाते हैं। टाइटल लेते हैं ये लोग मलिक उस सर का। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। कश्मीर में जैनुल अबिदीन का नाम याद रखो, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर। इनको मुग़ल एम्परर अकबर से कंपेयर किया जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर, जैनुल अबिदीन को, ठीक है। इन्होंने जजिया टैक्स को रिमूव कर दिया था, काउ स्लॉटर को बैन कर दिया था। और एक बुक का नाम आपको याद आना चाहिए यहाँ से, राज तरंगिनी। कौन सा? राज तरंगिनी। इसमें दिया हुआ है कि कश्मीर की पूरी क्रोनोलॉजी दी है रूलर की। किसने लिखा था? कल्हान ने लिखा था। किसने लिखा था? कल्हान ने। गुजरात में जफ़र खान का रूल था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। हाँ देखो, जो बहमनी किंगडम था वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? एक बेरार में, बीजापुर में, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदार। वापस से देख लो, बेरार, बिदार, ये ना रहेगा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ठीक है। एक तो BBB एंड GA यह रहेगा, बेरार, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर। अगर सबके फाउंडर और इनकी डायनेस्टी का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे बेरार के फाउंडर थे फ़तेहुल्ला इमाद शाह, और इनका डायनेस्टी का नाम भी क्या है? इमाद शाही डायनेस्टी। बीजापुर की बात अगर हम करते हैं,
जब बीजापुर के फाउंडर का नाम है यूसुफ आदिल शाह और आदिल शाही डायनेस्टी बनाते हैं। अहमदनगर के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मलिक अहमद और ये निज़ाम शाही डायनेस्टी बनाते हैं। गोलकोंडा के फाउंडर का नाम है कुली कुतुब शाह और ये डायनेस्टी बताते हैं कुतुब शाही डायनेस्टी। और बिदार के फाउंडर का नाम है आमिर अली बरीद और डायनेस्टी है बरीद शाही। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एक तरफ आप क्या करना, फाउंडर का नाम लिख लेना और एक तरफ उनके सामने ही जस्ट लिख लेना कि कौन सी डायनेस्टी थी, फिर आपको याद हो जाएगा, या फिर लूसेंट से एक बार देख लेना तो याद हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे जफ़र खान, बैमनी बर्ड, ये सब दिया हुआ है। किताब नोड़ास नहीं ये सब नहीं पढ़ना है। ये देख लो कि मोट मस्जिद किसने बनाया था, तो सिकंदर लोधी ने बनाया था और कीर्ति पिलर्स जो है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। तुगलकाबाद जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। एंड भक्ति सूफ़ी पे आ जाते हैं यहाँ पे, और भक्ति सूफ़ी मूवमेंट का स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। शंकराचार्य से आपको अद्वैतवाद याद आना चाहिए, रामानुजाचार्य से आपको विशिष्ट द्वैत याद आना चाहिए, माधवाचार्य से आपको द्वैतवाद याद आना चाहिए और निम्बकाचार्य से द्वैत अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य से आपको शुद्ध अद्वैत और शंकर देव से एक शरण सेक्ट याद आना चाहिए। वापस से एक बार आप लोग रिपीट कर लो कि देखो, शंकराचार्य से आपको अद्वैतवाद याद आना चाहिए, रामानुजाचार्य से विशिष्ट द्वैत याद आना चाहिए, माधवाचार्य से सिर्फ द्वैतवाद और निम्बकाचार्य से द्वैत अद्वैत, वल्लभाचार्य से शुद्ध अद्वैत और शंकर देव से एक शरण शक्ति याद आना चाहिए। भक्ति में देख लेते हैं यहाँ पे कि 8th सेंचुरी के टाइम में शंकराचार्य वाला जो था वो स्टार्ट हुआ, साउथ इंडिया में इनका जन्म हुआ था। वैष्णव अलवर सेंट थे और शैव, देखो वैष्णव सेंट को अलवर सेंट कहा जाता है और जो शिवा को मानते थे उनको नयनर्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिया हुआ, जैसे कि रामानंद जी के बारे में दिया हुआ है, कबीर के बारे में दिया हुआ है। तो ये रामानंद के बारे में दिया है कि ये फर्स्ट प्रोमोटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। इनका जन्म 1299 प्रयाग में हुआ था। ये सगुन ब्रह्मा में बिलीव करते थे, शगुन भक्ति में बिलीव करते थे, आइडल वर्शिप जिसको कहा जाता है। एंड इन्होंने ये वन ऑफ द कबीर के ही डिसाइपल थे। कबीर के 12 डिसाइपल में से एक थे रामानंदा। शगुना ब्रह्मा में बिलीव करते थे, इसका मतलब सगुना ही होता है ना, वो आप एक बार कंफर्म कर देना। अब ब्रिंगिंग के देख लेते हैं इनकी, तो ये कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ कबीर को बीजक कहा जाता है। ये एक जुलाहा फैमिली में जन्म लिए थे और इनकी जो अपब्रिंगिंग वगैरह थी वो उसी फैमिली में होती है। और फिर ये बहुत सारा कंपोजिशन इनका, जैसे सखी, सबद, रामायणी, ये सब इनकी कंपोजिशन है। अमरमुल कंपाइलेशन ऑफ कबीर्स डायलॉग विथ धर्मदास, इतना नहीं याद होने वाला, फिर भी कोशिश कर लें। 12 ज्योतिर्लिंग तो आपको पता ही होगा, ये आप याद कर लेना एक बार। गुरु नानक के बारे में बताना है क्या, बता देते हैं फिर। इनका जन्म जो 1469 AD में होता है तलवंडी में, और इनकी डेथ 1539 में होता है। स्पेशल फैक्ट इनके बारे में ये है कि ये इस्टेब्लिश करते हैं सिखिज़म, सिकंदर लोदी के कंटेम्प्रेरी होते हैं, और मोनोथेइज्म में मतलब सिंगल गॉड में बिलीव करते हैं, और निर्गुण भक्ति, कोई आइडल वर्शिप नहीं। ठीक है। निर्गुण और शगुन दो तरफ की भक्ति होती है। शगुन वो जो आइडल वर्शिप करते हैं, निर्गुण जो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। ठीक है। और लंगर आपको पता ही है, आप लोग खाने भी जाते होंगे, कितना टेस्टी खिलाते हैं लोग। ये फ्री फूड दिया जाता है इसमें लोगों को, जो प्रसाद समझ लो एक तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में एक नामदेव थे, क्या नाम था, नामदेव पॉपुलराइज किए थे भक्ति मूवमेंट को वहाँ पे। विठोबा गुरु ऑफ नामदेव थे। ठीक है। और ये वर्करी सेक्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा सेक्ट, वर्करी सेक्ट। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड्स यूबिक्यूटस फॉर्म, ज्ञानदेव ने स्टार्ट किया था। यूबिक्यूटस फॉर्म, भगवान हर जगह प्रेजेंट है, यूबिक्यूटस। और सम लिरिकल वर्ड्स इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल है इनके। ठीक है। सूफी मूवमेंट की बात करते हैं तो जब हम सूफ़ी मूवमेंट की बात करते हैं तो कुछ सिलसिला है, जैसे चिश्ती सिलसिला होता है, नस्कबंदी सिलसिला होता है, या फिर आपको पता है कि कादरिया सिलसिला होता है। तो ये सब ब्रांचेज हैं सूफ़ीज़म के, जिसमें सबसे पहले आप चिश्ती सूफ़ीज़म में आप पढ़ोगे कि इसके जो फाउंडर थे ये अबू इशाक और इनके डिसाइबल थे ख्वाजा अबू। बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो
मोहम्मद घोरी की आर्मी के साथ इंडिया में आते हैं और फिर यहाँ पे चिश्ती सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, ये रहते कहाँ पे, अजमेर में है और ये फर्स्ट सूफी सेंट है इंडिया में। इनकी डेथ 1236 में होता है। इनके गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती थे। ये इनके डिसाइबल आपको पता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके ऑनर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, कुतुब मीनार बना दिया था। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद बाबा फ़रीद के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने चिश्ती सिलसिला को इंडिया में बहुत फेमस किया था और इनके जो कुछ कॉम्पोजिशन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे हुए हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की बात करते हैं, वो स्पिरिचुअल गुरु थे बाबा फ़रीद, और इनका दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में है। इन्होंने लगभग 7 से ज़्यादा सुल्तान के कॉन्टेम्प्रेरी रह चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से सूफ़ी सेंट थे जो 7 से ज़्यादा सुल्तान के कॉन्टेम्प्रेरी थे। वो निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली दुरस्त हुजून, याद आ रहा है कुछ। महबूब इलाही का टाइटल इनको मिला था, सुल्तान औलिया का टाइटल इनको मिला था, है ना। और ये अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से भी वो मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। एंड उसके बाद हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेना चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है नहीं। सूफ़ी सेंट शाह मोहम्मद गौस एक्सेप्टेड औलिया, कृष्णा एज औलिया। ठीक है, इसमें से मुझे नहीं लगता कुछ भी इम्पॉर्टेंट है। ये देख लो कि पद्मावत और किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। ठीक है, तुलसीदास अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी थे, जहांगीर के कॉन्टेम्प्रेरी थे। ये आपको पता होना चाहिए। बस हो गया। देवागरी में आपको पता ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उसको भेज के हराया था रामचंद्र जी को, और फिर यहाँ पे राजा रामचंद्र देव को। रणथंभौर में हमीर देव थे, गुजरात में कर्ण देव थे और चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे उस टाइम पे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ, उसके अलावा मैं नहीं पढ़ा रही। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मदुरई पांड्या, जब अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर जाता है, उधर वीर पांड्या थे और उन्होंने उसको वीर पांड्या को डिफीट कर दिया था। ठीक है, और होयसला वाले रीजन में वीर बल्लाल थे, देवागरी में शंकरदेव और वारंगल में प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ याद आना चाहिए ईयर, जैसे कि 1565 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ टालीकोट हुआ था। चंदावर्स की लड़ाई कब हुई थी, 1194 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। तिमूर का अटैक 1398 में। तो ये सब ईयर एकदम रट जाओ, इट शुड बी ऑन योर टिप्स कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे कि बैटल ऑफ चंदावर कब हुआ था, तो 1194। और तिमूर का अटैक कब हुआ था, 1398। उस टाइम पे रूलर कौन थे तुगलक डायनेस्टी के, वो पता होना चाहिए। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में। एकदम इट शुड बी ऑन योर टिप्स। ठीक है, अब ये सारे डिपार्टमेंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुस्तखराज, रियासत, अमीर कोही, खैरात, बंदागन, तो वापस से रिपीट करने का कोई बनता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, होयसलेश्वर टेम्पल जो है आपको पता है, हालेबीडू में जो टेम्पल है, अभी यूनेस्को साइट में भी ऐड हो चुका है। ये सब जो है वो होयसला डायनेस्टी के टाइम पे बना था। एंड फिरदौसी ने आपको पता है शाहनामा लिखा था, वो पता होना चाहिए आपको। फरिश्ता ने वही एक तारीख़ फ़रिश्ता लिखा था। उसके बाद आपको मुग़ल डायनेस्टी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब मुग़ल आए थे 1526 में और लड़ाई हुई थी, पानीपत का युद्ध हुआ था, एंड फिर मुग़ल डायनेस्टी पूरा रूल करेगी 1857 तक लगभग। बाबर के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो वो फादर की साइड से कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मदर की साइड से कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इन्होंने कौन कौन से बैटल लड़े थे, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को उन्होंने फ़ाइट किया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया था। इनका जो वॉर का टेक्निक था उसका नाम था तुलुगमा वॉर टेक्निक था। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये टाइटल लेते हैं, टाइटल ऑफ कलंदर, मुग़ल एम्परर इन इंडिया बन जाते हैं ये। बाबर जो है वो बैटल ऑफ घाघरा लड़ते हैं 6 मई 1529 को। मैंने तो ऐसे याद किया है कि मैंने उनके सारे बैटल, बाबर के सारे बैटल याद किए। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया और मर गया। तो पानी पिया कब, 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा। 1528 में चंदेरी मेदिनी रॉय को हराया। और घाघरा में
1529 में, ठीक है, महमूद लोदी को हराता है। तो ये ईयर मैंने ऐसे याद किया है, पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा, घर गया, ठीक है। एंड उसके बाद 1530 में तो उसका डेथ ही हो जाता है। किसको किसको हराया वो भी आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको इसके सारे बैटल आपको समझ में आ गए। हुमायूं पे आ जाते हैं। तो हुमायूं और शेरशाह के बारे में आपको पता ही है। हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था हुमायूं, और ओल्डेस्ट सन था ये बाबर का, और मदर का नाम था महामंगा बेगम। और उसके बाद इसने 1532 में सबसे पहला अटैक किया चुनार फोर्ट पे, ठीक है। और शेर खान ने इसके मतलब सब्जुगेशन को एक्सेप्ट कर लिया हुमायूं के। उसके बाद होता है 4 बैटल इसने अपने लाइफ टाइम में लड़ा। पहला है आपको पता है कि 1532 में देवारा, जिसमें हुमायूं जीत जाता है। फिर आपको पता है कि 1539 में ये चौसा का युद्ध करता है, शेर खान जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। फिर उसी के अगले साल ये एक और बैटल लड़ता है तैयारी करके, कन्नौज और बिलग्राम का बैटल कहा जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज। 1540 में लड़ता है और इसमें वापस से बुरी तरीके से हारता है, और फिर शेरशाह अपना सूर डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लेता है। बाद में आता है वो फिर 22 जून 1555 को, 15 साल बाद, और फिर वापस से हुमायूं जीत जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी डेथ ही हो जाती है। लेकिन शेरशाह के बारे में देख लेते, बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बचपन का नाम फरीद था, ठीक है। और इनका जो एरिया ऑफ रिफॉर्मेशन था, रिवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, इन सब में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे इन्होंने। बंगाल को डिवाइडेड इनटू सरकार्स, डिस्ट्रिक्ट, सरकार किसको कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट को, तो उसमें डिवाइड कर दिया था। एंड इनके टाइम में रुपया आया था, जो सिल्वर कॉइन्स को रुपया कहते थे और कॉपर कॉइन को दाम कहते थे। क्या कहते थे, दाम। एंड कालिंजर का युद्ध इनका लास्ट विक्ट्री था, वो 22 मई 1545 को। इनका टूम जो इन्होंने खुद बनवाया था सासाराम में, ठीक है। और इनके टाइम में पट्टा एंड काबूलियत दिया जाता था फार्मर्स को। इन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया है, और इन्होंने रास्ते में सराय बनाते थे। सराय जो होता था वो रेस्टिंग एरिया होता था रास्ते में। और इन्होंने, आपको पता है, जीटी रोड बनवाया था पेशावर से कहाँ तक, बंगाल में तक उन्होंने बनवाया था जीटी रोड। नाउ कमिंग टू अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है, और हुमायूं के बाद अकबर रूल करते हैं, ठीक है। इनके बचपन में इनके गार्जियन कौन थे, बैरम खान थे, क्योंकि ये काफ़ी कम उम्र के थे। फिर बाद में जब वो बनते हैं, फिर टाइटल लेते हैं खाने, नहीं, इनके प्राइम मिनिस्टर जो थे ना बैरम खान, और उनको वो टाइटल देते हैं, खाना का टाइटल देते हैं। इसके बाद इनका शादी होता है हरका बाई, जो कहाँ किसकी डॉटर थी, भारमल ऑफ आमेर की डॉटर थी, भारमल। मैं एक सीरियल देखती थी, वो क्या बोलते हैं, जोधा अकबर, वो मुझे बहुत पसंद था, और मुझे आधा से ज़्यादा स्टोरी वहीं की याद है अभी भी। इसके बाद इन्होंने 1562 में स्लेव को अबॉलिश किया था। 1563 यानी कि 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया। 1564 जस्ट नेक्स्ट ईयर जजिया अबॉलिश किया। तो सबसे पहले स्लेव, उसके बाद पिलग्रिमेज टैक्स, उसके बाद जजिया, SPJ, और 62, 63, 64 में इसने अबॉलिश कर दिया था। तो याद रहेगा ईयर। इन्होंने चाइल्ड मैरिज और सती को भी अबॉलिश करवाया था, ठीक है। इन्होंने एक अच्छा, मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बताया था कि वो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स करते थे, जिसको वो दाग कहते थे, और ब्रांडिंग ऑफ सोल्जर्स को कहते थे चेहरा। तो ये सब भी अलाउद्दीन खिलजी का इम्पॉर्टेंट है, मैं मिस कर दी हूँ शायद बताना आपको, अभी आप वापस से नोट कर लेना, ठीक है। एंड इनके टाइम में प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स भी होता था। मिलिट्री को इन्होंने मनसबदारी सिस्टम ला दिया था, ठीक है। स्टार्टेड बाय अकबर इन 24th रेन। आईने दहसाला टोडरमल लाया था। कौन लाया था, टोडरमल। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इनके हेड प्रिस्ट का नाम था अबुल फजल। इनके कोर्ट में जो नवरत्नाज थे ना, उसमें से एक अबुल फजल भी था। मनसबदारी सिस्टम में आपको पता है कि मनसब होता है कैटेगरी और पोस्ट, ठीक है। और उस हिसाब से ही वो लोग क्या रखते हैं, उस हिसाब से ही वो लोग हॉर्स कितना उनको मेंटेन करना है, ये सब वो डिसाइड करते हैं। मनसब से डिसाइड होता है, उनको मनसब दिया जाता था, वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट भी करते थे। ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था,
ठीक है। और ये हेरिडिटरी नहीं था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक इंसान को अगर इतनी मनसबदारी दी गई है तो उसके डेथ के बाद उसके बेटे को ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। अब फिर सुल्तान जो है वो डिसाइड करेगा कि अब वो किसको दिया जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, जैसे कि नेम गिवन टू सिकरी आफ्टर अकबर्स गुजरात कॉन्क्वेस्ट, तो फतेहपुर सिकरी दिया गया उसका नाम, ठीक है। न्यू नेम दिया गया सिकंदरा को, इन्होंने बहिस्ताबाद। अकबर ने इस्टेब्लिश किया ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट फैजी के अंदर में, और इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ वन के कंटेम्प्रेरी थे अकबर, किसके? क्वीन एलिजाबेथ वन के कंटेम्प्रेरी थे। और अमेरिका की डिस्कवरी की गई है, ऐसे अबुल फजल ने मेंशन किया हुआ है। इबादत खाना इस्टेब्लिश किया था उन्होंने 1575 में, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। जहांगीर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जहांगीर के बारे में पता होना चाहिए कि 1569 में वो इनका जन्म होता है, और इनकी पहली वाइफ का नाम है मान बाई, और राजा मान सिंह की सिस्टर थी जिनसे ये शादी करते हैं। जगत गोसाई इनकी सेकेंड वाइफ थी, एंड इनका कोरोनेशन 1605 में होता है। कब होता है? 1605 AD में। और 2 अस्पा सिस्टम कौन लेके आया था? 2 टाइम्स राइडर्स रखेंगे इसमें, 3 टाइम्स हॉर्स मेंटेन करेंगे ये, ठीक है। 2 अस्पा भी जहांगीर के टाइम में आया था। और ट्रीटी ऑफ चित्तौड़गढ़ 1615 में साइन करते हैं ये राणा अमर सिंह के साथ, ठीक है। और राणा अमर सिंह इनकी सुजानिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं मुग़ल एम्परर की, ठीक है। और इसके बाद जो जहांगीर जो था वो रिटर्न कर देता है चित्तौड़, किसको? राणा को, ठीक है। नाउ यहाँ पे नूरजहाँ जो है फॉर्म्ड इट आफ्टर गेटिंग मैरिड टू जहांगीर अदर मेंबर्स, ठीक है। जनता दल इस्टेब्लिश करती है। देखो नूरजहाँ जो थी ना वो बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरीके से कंट्रोल करती थी पूरा, हर चीज़ उनके हाथ में था नूरजहाँ के। और इनके टाइम में ये लोग ना आपस में ही मतलब पूरी फैमिली मिलके कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे बैठ के। इत्मादुद्दौला, असमत बेगम, असफ़ खान, प्रिंस खुर्रम, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डेलीगेशंस की बात करते थे इनके टाइम में, विलियम हॉकिंस आए थे, ठीक है, इंग्लिश, और उन्होंने जहांगीर से जाकर रिक्वेस्ट किया था कि हमको अपना फोर्ट बनाना है और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। तो ये फर्स्ट इंग्लिश मैन थे, बट वो मानते नहीं हैं। फिर आते सर थॉमस रो, ठीक है। और आपको पता है कैप्टन विलियम हॉकिंस को उन्होंने एक टाइटल दिया था, इंग्लिश खान का टाइटल दिया था जहांगीर ने। फिर सर थॉमस रो आते हैं, और ये किंग्स जेम्स वन ने इन्हें भेजा होता है। फिर ये आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और फिर इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं जहांगीर, तो इनको बोल देते हैं कि जाओ आप फोर्ट बना सकते हो आप। तो वही सूरत में फिर फोर्ट बनाया जाता है। इन्हीं के टाइम में डच ट्रैवलर भी आए थे, ठीक है। जहांगीर का कुछ बेस्ट पेंटर के नाम है, जैसे उस्ताद मंसूर। तो मंसूर किसके टाइम के हैं? तो मंसूर जो है वो जहांगीर के कोर्ट में थे, ये याद होना चाहिए। क्या है? ये पेंटर हैं, ठीक है। अब्दुल हसन भी ह्यूमन पोर्ट्रेट में बहुत फेमस थे। तुजू के जहांगीर किसने लिखा है? तुजू के जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर का, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है तुजू के जहांगीरी। जहांगीर का टोम कहाँ है? शहादरा लाहौर में है, ये इंपॉर्टेंट है। इत्मादुद्दौला का टोम कहाँ पे है? इत्मादुद्दौला का टोम जो है वो बनवाया था उन्होंने, नूरजहाँ ने बनवाया था। और ये सब हो गया। फिर ये मार्बल्स का वर्क हुआ था पूरा इसमें, जो इत्मादुद्दौला का टॉम्ब है वहाँ पे पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक यूज़ किया गया था यहाँ पे, पिएट्रा ड्यूरा। नाउ यहाँ पे हम आ गए हैं शाहजहाँ पे। शाहजहाँ का जन्म 1592 में होता है। इनकी मदर का नाम जगत गोसाई था, और ये इनका कोरोनेशन आगरा में होता है। इन्होंने अपना कैपिटल आगरा टू दिल्ली कर लिया था वापस से। और इनके टाइम में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि गोलकोंडा और बीजापुर के रूलर के साथ ट्रीटी साइन किया था इन्होंने। इसके बाद इन्होंने, आपको पता ही है कि लाल किला वगैरह इन्होंने बनवाया था। शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए वही ताजमहल बनवाया था। तो ये सब आगे पढ़ेंगे वैसे। और उसके बाद ये कुछ खास नहीं है यहाँ पे, और तो देख लेना आप लोग टाइटल वाइटल जो इन्होंने लिया था। बट शाहजहाँ के बारे में, इनका रन के बारे में गोल्डन एज ऑफ मुग़ल एम्परर पीरियड कहा जाता है। जेनिथ पे था एकदम, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंडेंट पोइट ऑफ शाहजहाँ कविंद्र कलपता, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। टाइटल सरस्वती का दिया गया था इनको, ये सब रहने दो। ये देख लो, जामा मस्जिद और आगरा में ताजमहल इन्होंने बनवाया था। जामा मस्जिद और आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने, ठीक है। और एक दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया था इन्होंने। रेड फोर्ट बनवाया था इन्होंने। मोती मॉस्क बनवाया था आगरा में, ये भी याद रखना।
एंड उसके बाद ताजमहल जो है परफेक्ट मिक्सचर है इंडियन और ईरानियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का। ये सब तो जेनिथ पे था ही इनके टाइम में पूरा आर्किटेक्चर वाला चीज़। तो फिर औरंगजेब आता है। औरंगजेब आपको पता ही है कि बहुत ही ख़तरनाक रूलर थे ये। ख़तरनाक इन द सेंस कि काफ़ी डेंजरस टाइप। और ये क्या करते हैं, शाहजहाँ को ही प्रिजन कर देते हैं और फिर खुद रूलर बन जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपने सारे भाइयों के साथ भी फाइट किया था। दारा सिखों को मरवा देते हैं, ये मार देते हैं। उसके बाद बनते हैं ये बैटल ऑफ समूगढ़ में दारा सिखों का डेथ हो जाता है औरंगजेब से लड़ते लड़ते। और इन्होंने पुरंदर की ट्रीटी की थी किसके साथ, शिवाजी के साथ, है ना, 1565 में। और इनके टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा कमांडर जो थे वो हिंदू थे। कौन थे, हिंदू। औरंगजेब के बारे में आपको पता है कि इन्होंने जजिया री इंट्रोड्यूस कर दिया था 1679 में। अबॉलिश किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। और इन्होंने भी ताजमहल जैसा एक कॉपी बनवाने की कोशिश करी थी, बीबी का मकबरा जिसको कहते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। बना है लेकिन बोल सकते हैं ना लाइट वर्जन है। एंड मोटी मस्जिद दिल्ली में इन्होंने बनवाया था, रेड फोर्ट के अंदर ही। और कुछ खास है नहीं इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा वो दे दिया था ना, इक़्तिदारी और मनसब से वगैरह, कि इनके जो रेवेन्यू कलेक्शंस थे वो काफ़ी कम हो गए थे। मीर बख्शी जो थे हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करते थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जट और सवर आपको पता है, जट और सवर एक बार डिटेल में कोई देख लेना वीडियो वगैरह या फिर पढ़ लेना, जट एंड सवर कैसे डिसाइड किया जाता था, ठीक है। मुगल्स पेंटिंग वगैरह, तानसेन वगैरह, अकबर के म्यूज़िक वाले एरिया में वो थे। तानसेन ध्रुपद सिंगर थे। और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था रामतनु पांडे। और ये नवरत्ना थे अकबर की कोर्ट में। और आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो काफ़ी पॉपुलर थे ख्याल सिंगिंग के लिए। औरंगजेब को एंटी म्यूज़िक इस्लाम में, उनको इस्लाम में रिलीजन में म्यूज़िक वो नहीं किया जाता, बट ऐसा औरंगजेब का कहना था, तो वो एंटी इस्लामिक बोलते थे म्यूज़िक को। और यहाँ पे कुछ बुक्स का देख लेते हैं हम लोग। गुलबदन बेगम जो है ना वो हुमायूं नामा लिखी थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन। और उसके बाद ये कुछ बुक्स हैं, निज़ामुद्दीन अहमद का तबाक़त अकबरी लिखा है इन्होंने। हसन निज़ामी ने तजुल मशीर लिखा है, ठीक है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट और कौन सा है, आलमगीर नामा देख लो एक बार, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा है, हो गया। और कुछ नहीं है इसमें से। हाँ ये देख लो, अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा है, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है, केशव दास ने रामचंद्रिका लिखा, और केशव दास ने रशिक प्रिया भी लिखा है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के कोर्ट में पेंटर थे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दू शम्माद। अकबर के कोर्ट में था दशवंत और बासवन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये सारा। जहांगीर के कोर्ट में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, ठीक है। लिटरेचर की बात कर ले तो अपने ऑलरेडी मैंने बहुत सारा बता दिया। ट्रेवरनियर जो था वो आया था शाहजहाँ के टाइम में आया था इंडिया में, ठीक है। 6 विजिट्स टू इंडिया करता टोटल। बाय प्रोफेशन वो एक जूलर था और उसने बुक्स भी मेंटेन किया है, ट्रैवल लॉग। और मनुषी भी आया था, ये एक इटालियन ट्रैवलर था। दारा सिखों के टाइम में सर्व किया था आर्टिलरी ऑफिसर की तरह। और इसने भी मेमोयर लिखा था। इतना इम्पोर्टेंट अब इसमें से कुछ नहीं है तो मैं इधर कुछ नहीं बता रही हूँ। हॉकिंस जब आया था वो ईयर देख लो, 1608 से 11। थॉमस रो 16 से 15 से 1619। मानुसी 1653 से लेकर 1708। और रैल्फ फिच जो थे 1585 से 1586 के बीच में आए थे। बैटल ऑफ खानवा और इस सब का ईयर मैंने ऑलरेडी आपको याद करवा दिया है। और होलकर डायनेस्टी ऑफ मराठा, अहिल्याबाई रूलर थी वहाँ की। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट है, 1576 में हुआ था। बिलग्राम का वॉर आपको मैंने बता दिया है, हुमायूं उसमें हार जाते हैं शेरशाह से। बैटल ऑफ खानवा में बाबर राणा संगा के अगेंस्ट लड़ते हैं और बाबर जीत जाते हैं बैटल ऑफ खानवा में। सिख सेक्ट के बारे में दिया हुआ है और मराठा के बारे में, तो ये शायद ऑलरेडी मैंने कवर करा होगा उस वाले वीडियो में। नोट्स दे दिए थे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो में, तो आप वहाँ से एक बार देख सकते हो।
एक बारी आप लोग मराठा और सिख वाला जो है वो आप लूसेंट से देख लेना, या फिर आप मेरे नोट्स मैंने दिया था उस पे देख लेना मॉडर्न हिस्ट्री वाले में। एंड हियर वी कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम है। ऑल द बेस्ट।